बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। गो के आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान अवाम के दरमियान थे और ज़ाहिर लाइव कॉल्स ले रहे थे, अवाम के मसले मसाइल सुन रहे थे, बहुत सारे मामलात पर बड़े खुलकर बोले हैं, ख़वातीन के तशद्दुद के मामलात पर, बढ़ती हुई महंगाई और दीगर मामलात पर। लेकिन वो एक जानिब ये भी कह रहे थे कि मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। ज़ाहिर ये सारे मामलात इस वक्त पाकिस्तान में हैं हम सबके सामने, लेकिन हम आज बात करने जा रहे हैं अहम तरीन मौजू पर, जिस पर शायद इस वक्त हर जगह बात हो रही है, हर ड्राइंग रूम में बात हो रही है और शायद ऐवानों में भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठ रही है, और वो मामला है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अब तशवीश की जो लहर है वो सामने आ रही है। ये जो आप इस वक्त फुटेजेस मुलाहिजा कर रहे हैं, इसमें हम ये देख रहे हैं कि ज़ाहिर तालिबान के जितने तर्जुमान हैं, जो उनका डेलीगेशन है, वो एक जानिब दोहा में मुज़ाकरात कर रहा है, दूसरी जानिब चीन के वज़ीर ख़ारजा से अहम तरीन मुलाकात पिछले दिनों हुई है। इस मुलाकात के तनाजुर में बहुत सारे सवालात एक मरतबा फिर उठना शुरू हुए, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अभी हाल फिलहाल में ही पिछले दिनों की ही बात है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और इंडिया के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान भी अहम तरीन मुलाकात हुई है। इन मुलाकातों में खित्ते की सूरत हाल यकीनन डिस्कस हो रही है, फिर अफगानिस्तान के मामलात अहम तरीन है। इस वक्त अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या है? जो खबरें हम तक आ रही हैं वो ये हैं कि वहाँ पर एक मरतबा फिर लड़ाई या जंग हो रही है, तालिबान की जानिब से भी भरपूर मज़ामत हो रही है और गनी गवर्नमेंट भी जवाब दे रही है। क्या हो रहा है इस सब को जानने के लिए मुझे इंपॉर्टेंट शख्सियात ने आज ज्वाइन किया है और ज़ाहिर उन सब से इस मामले बात करेंगे। अयाज वज़ीर माहिर अफ़गान उमूर साबिक सफ़ीर रह चुके हैं, उनसे ज़रा तज्ज़िया लेंगे कि क्या सूरत हाल है। इसके अलावा हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब। शाह साहब से जानेंगे कि उनके पास किस किस्म का इंसाइट वहाँ से रिपोर्ट हो रहा है। डॉक्टर हुमा बकाई माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, उनसे भी बात होगी। लेकिन ज़रा मैं गुफ्तगू का आगाज आप तमाम लोगों की इजाजत से तर्जुमान है अफगान तालिबान के सुहेल शाहीन साहब, उनसे जरा करना चाहती हूं, क्योंकि अब सिचुएशन वहां पर क्या वो देख रहे हैं, जो हमारे पास खबरें आ रही हैं उसमें क्या कुछ सदाकत है, इसको जानना शायद अहम है। तो जरा सुहेल शाहीन साहब से बात करते हैं। सुहेल शाहीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त दिया। पहले तो सर मैं ये जानना चाह रही हूँ इब्तिदा में ही कि ज़ाहिर बहुत सारी खबरें आ गई कि आपके चीन का दौरा कैसा रहा, क्या कुछ हुआ, लेकिन क्योंकि आप मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इसलिए फ़ायदा उठाकर सिर्फ ये बताइए कि क्या दौरे में क्या नुकात थे, क्या किन चीजों को आपने डिस्कस किया है और क्या रिजर्वेशन सामने आई हैं आप लोगों के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जी, हमारे सियासी दफ्तर से एक वफद हाई लेवल डेलीगेशन जो मुल्ला साहब बरादर उसको लीड कर रहा था, चीन के दौरे पर गया और उधर वफद ने चीन के खारिजा वज़ीर वांग यी और डिप्टी मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ और चीन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के साथ उसके साथ अलग अलग मुलाकात की और अफगानिस्तान के करंट सिचुएशन के बारे में बातचीत हुई और ये कि अफगानिस्तान की सरजमीन को चीन के ख़िलाफ़ हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो इस्तेमाल करे और ये कि चाइना के हेल्थ सेक्शन में और दूसरे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो एरियाज़ हमारे कंट्रोल में है, आप जानते हैं कि तकरीबन 85% एरियाज़ अफगानिस्तान के हमारे कंट्रोल में है, उसको जो चाइनीज़ एनजीओज़ उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करे जैसे दूसरे ममालिक के प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उधर बहुत ज़रूरत है। और ये कि अफगानिस्तान के रिकन्स्ट्रक्शन में मुस्तक़बल में जब एक अफगान इंक्लूसिव इस्लामिक गवर्नमेंट आए तो रिकन्स्ट्रक्शन में वो सहम ले पार्टिसिपेट करे। तो इस अहम मौज़ूआत पर बातचीत सेहत और बाकी सारी चीज़ों पर आप कह रहे हैं कि बातचीत हुई है। तो सर सुहेल शाहीन साहब, फिर ज़रा ये मुझे बताएं कि जो हमारे पास खबर आ रही है वो ये आ रही है कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर हेरात और दीगर सूबों के अंदर हमारी इत्तलात के मुताबिक झड़पें हो रही हैं, शदीद हो रही हैं, नुकसान भी हो रहा है। यानी मुझे ये चीज़ समझने से मैं कासिर हूँ कि एक जानिब मुज़ाकरात हो रहे हैं दोहा में, दूसरी तरफ आप लोग ये झड़पें कर रहे हैं। गनी गवर्नमेंट के साथ डायलॉग का जो फॉर्मूला है वो कहाँ तक पहुँच रहा है शाहीन साहब?
جی آپ نے سنا ہوگا کہ عید کے دن میں کابل ایڈمنسٹریشن کے ہیڈ نے 3 مہینے کے لیے اور 6 مہینے کے لیے ایک ملٹری آپریشن کے پروگرام کو اناؤنس کیا. اس کی روح سے انہوں نے کئی صوبوں میں ہمارے خلاف آفینسو لانچ کیا ہے اور ہم اس کو ریاکٹ کر رہے ہیں اور اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. کئی ایسے جگہ ہے جو ہم جب ریاکٹ کیا تو انہوں نے اپنے آؤٹ پوسٹ کو ملٹری آؤٹ پوسٹ کو چھوڑ دیا اور ہم نے پیش قدمی کی ہے. تو یہ حالت ہے جو ہم ڈیفینسو پوزیشن میں ہے اور انہوں نے بمبار بھی کر رہے ہیں اور اٹیکس بھی ہمارے خلاف کر رہے ہیں اور نائٹریٹس بھی کنڈکٹ کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ہمارے وہ پالیسی جو ہے وہ پیسفل سولوشن ہے, کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا حکومت عمل میں لائی جائے کہ وہ سارے افغان عوام اس میں شامل ہو تو وہ پیسفل نیگوشیشن کے ذریعے ہی ممکن ہے. تو اس کے لیے ہم کمیٹڈ ہے اور اس لیے ادھر دوحہ میں مذاکرات ہو رہی ہے, دونوں ٹیموں میں ریگولر سیٹنگ ہے, میٹنگس ہیں آپس میں ہیں, تو وہ بھی جاری ہے. ٹھیک ہے سہیل شاہین صاحب, یہ اب ظاہر آپ نے کہہ دیا, اس کے اوپر کافی آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں, ہم خود بھی ان چیزوں کو ظاہر مانیٹر کر رہے ہیں. میں لیکن آپ کے منہ سے یہ بات سننا چاہتی ہوں, کیا آپ فوری انتخابی عمل کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر وہ مالی امداد جو واشنگٹن سے ظاہر براہ راست کابل انتظامیہ جو کہ غنی گورنمنٹ یا دیگر جو پچھلی گورنمنٹس رہی ہیں ان کو میسر رہی ہے, کیا اگر آپ گورنمنٹ فارم کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں تو کیا اس ایڈ کے اوپر انحصار کریں گے آپ؟ جی مستقبل کی حکومت جو بھی ہو وہ دونوں ٹیموں کے آپس کے مذاکرات کے نتیجے میں آئے گا, کیونکہ ابھی تک تو مذاکرات ہو رہی ہے. جو بھی وہ اس بارے میں وہ فیصلہ کرے وہ ایکسیپٹیبل ہوگا. دوسرا وہ مالی سپورٹ کسی ملک کا ہو یا یو ایس کا یا دوسرے ممالک کا, تو ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے نئے چیپٹر میں جو افغانستان کے ریکنسٹرکشن ہو اور افغانستان میں آزاد افغانستان میں انڈیپینڈنٹ افغانستان میں ایک انڈیپینڈنٹ حکومت ہو, انڈیپینڈنٹ اسلامک حکومت ہو. تو ہم چاہتے ہیں کہ سارے کے ساتھ تعلقات رکھے اور کوآپریشن ہو. تو اس وقت پر مربوط ہے, متعلق ہے اس ٹائم کے کہ ہم کس ممالک کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں, پھر تو وہ اس کی اتھارٹی میں, اس حکومت اور آفیشل کے اتھارٹی میں ہے. اوکے سہیل صاحب, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ بات بہت دفعہ ہو چکی ہے لیکن ظاہر ہے کچھ سوالات ایسے ہیں جو کہ ہم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں ایک جانب میں نے کہا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, آپ اعتبار دلا رہے ہیں ان تمام تر ممالک کو اور پھر غنی گورنمنٹ کے حوالے سے بھی جو آپ لوگ مذاکرات کر رہے ہیں, لیکن شاید بہت سارے لوگ اس اعتبار کے حوالے سے بھی چیما گوئیاں کر رہے ہیں کہ ہم کیسے ٹرسٹ کر جائیں آپ کے کیے ہوئے وعدوں کو, کیونکہ ماضی بھی ہم سب کے سامنے ہے. پھر خواتین اور بچوں کے ساتھ جو ہونے والے واقعات ماضی میں رہے اس کے خدشات بھی بہرحال منڈلا رہے ہیں. کیا جبری طور پر شریعہ کے نفاذ کے لیے کوئی حکمت عملی ہے آپ کے پاس یا ولنگلی آپ اس چیز کو آبزرو کروائیں گے؟ جی خواتین کے بارے میں ہم نے کئی بار واضح طور پر کہا ہے کہ خواتین کے جو حقوق ہے تعلیم کا اور کام کا, جی سر, دیر ایکسیس ٹو ایجوکیشن اینڈ ورک, اس کے لیے تو ہم کمیٹڈ ہے. ظاہر ہے ہمارے ایک اسلامی معاشرہ ہے, افغانی معاشرہ ہے, تو وہ حجاب اسلامی اصولوں کے روح سے لازمی ہے, لیکن اس کی جو بیسک رائٹس ہے اس کے لیے ہم کمیٹڈ ہے, اس میں مشکل نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی اعتبار کرتے ہیں یا نہیں کرتے, میرے خیال میں ادھر کچھ سرکلز ہے, کچھ اشخاص ہے, کنٹریز ہے, جو بھی ہم کہے وہ اعتماد نہیں رکھتے اور
क्योंकि उसकी इसमें मुफाद नहीं है, उसकी मुफाद में ये है कि वो एतबार न रखे, हमें मलाइन करे, हमारे ख़िलाफ़ प्रोपागंडा करे, जो भी उसके हाथ में आए हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे, तो उसकी वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड एलिगेशन है, उसकी पोजीशन भी वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो वो कभी भी एतबार नहीं कर सकता। लेकिन जो वो दूसरे न्यूट्रल हो तो वो ज़ाहिर है एतबार करते हैं, जो वो बिल्कुल जो यही चाहते हैं कि इस बारे में हमारी पोजीशन क्या है और हमारे वाकई पॉलिसी को जान ले। तो जब भी हम उसको एक्सप्लेन करते हैं हमारी पॉलिसी को उनको, तो वो एतबार करते हैं। सुहेल शाहीन साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। थैंक यू। सुहेल शाहीन साहब से हम बात करें, आपने उनका जो अभी तक का नुक्ता नज़र है वो बहरहाल सुन लिया है। मैं ज़रा रुख करना चाहूँगी ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब आपकी जानिब। ब्रिगेडियर साहब, आपने सुना होगा यकीनन सुहेल शाहीन साहब को, जिसमें वो बड़े कुछ चीज़ों के बारे में बिल्कुल क्लियर हैं, चाहे वो चीन का दौरा या दीगर और मामलात हों। आप फरमाइएगा कि इस वक्त जो झड़पें जारी हैं उसके हवाले से मेरी दीगर लोगों से भी अफगानिस्तान में बात हो रही है, वो कह रहे हैं 85% खुद बता रहे हैं सुहेल शाहीन साहब आपके सामने कि कंट्रोल है। तो एंगेजमेंट जो अशरफ गनी की डायलॉग के हवाले से है, उसको आप किस तनाजुर में देख रहे हैं शाह साहब? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में जो डायलॉग है वो बहुत स्लो चल रहे हैं। ओके। यानी उससे बहुत जल्दी कोई नतीजा भी शायद बरामद ना हो सके। जो ऑन ग्राउंड कुव्वतें हैं, जिसमें तालिबान है और साथ ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है और उनके साथ जो भी आर्मी उनके पास मौजूद है, अपनी अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके नतीजे में जो झड़पें आपको नज़र आ रही हैं वो झड़पें हो रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ओवरऑल तालिबान जो है एक मजबूत हर्बी कुव्वत है, और इसी तरह ये जो अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत है इसके पास भी कुछ फौज मौजूद है। यानी ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि शायद सारा अफगान आर्मी जो है वो सरेंडर कर रही है, ऐसा नहीं है। असल में इनकी टोटल स्ट्रेंथ 3 लाख के करीब थी, तो 3 लाख के करीब उसमें से सरेंडर किया होगा, 1 लाख ने सरेंडर किया होगा, तो बाकी 2 लाख फौज तो मौजूद है मेरे ख्याल में उसके पास। इसके अलावा कुछ कमांडर्स हैं, जैसे हेरात में इस्माइल तुरान साहब है, मेरे ख्याल में वो तालिबान के साथ फुली अलाइन नहीं है, और मेरे ख्याल में कुछ तालिबान के ट्रुप्स ने उस तरफ पेशकदमी की है जिसके ऊपर इस्माइल तुरान की तरफ से रेजिस्टेंस दिखाई जा रही है। तो मेरे ख्याल में ये वो जो पुराने वार लॉर्ड्स है वो भी एग्जिस्ट करते हैं। उज़्बेक मलेशिया है रशीद दोस्तम का, ताजिक मलेशिया है अता उस्ताद का, अता नूर उसका, वो भी मौजूद है। और ये जो अफगानिस्तान की फौज है ये भी मौजूद है। तो एक तरीके से जब हम कहते हैं कि तालिबान एक मजबूत हर्बी कुव्वत है और वो अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि ये एक वॉक ओवर है। इसका मतलब है कि वहाँ एक जंग शुरू होगी, और हम कहते हैं कि वो जंग जो है वो लंबी ना हो, प्रोट्रैक्टेड सिविल वॉर जिसको कहते हैं, वो शुरू ना हो जाए। इसलिए कोशिश बैनुल-अक़वामी कुव्वतों की इंक्लूडिंग पाकिस्तान ये है कि इनके दरमियान ये जो जंग है ये ना हो, और फैसला जो है वो जो मुज़ाकरात है उसके जरिए से हो। शाह साहब, आपका पॉइंट आया, मैं आप ही के पॉइंट को कैरी करते हुए जरा अयाज वजीर साहब से ओपिनियन लेती हूँ, फिर डॉक्टर साहब की जानिब पे बढ़ूंगी। अयाज वजीर साहब, फरमाइएगा
कि क्या वाकई आपको भी ये महसूस हो रहा है कि डायलॉग्स जो हैं वो डिले हो रहे हैं, और अगर ये डिले डायलॉग्स होते रहे, क्योंकि अभी मेरी थोड़ी देर पहले वहां पर बात हुई है मुख्तलिफ लोगों से, तो वो भी यही जुमला कह रहे हैं कि हमें डायलॉग्स में उलझाया हुआ है, और दूसरी जानिब शायद हम पर जबरदस्ती जो है वो जंग भी डालने की कोशिश की जा रही है। इन दोनों नजरियात को किस तनाजुर में देखते हैं, क्योंकि अब अगस्त में मुकम्मल इनखला की जानिब अमेरिका बढ़ चुका होगा? देखिए, अमेरिका के बढ़ने न बढ़ने से इनखला की तरफ ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि वो तो ऑलमोस्ट चले गए, 2-1 सिपाही रह गए होंगे, वो चले जाएंगे। असली मसला अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान है। वो एक दूसरे के ऊपर एतबार नहीं करते, वो एक दूसरे की तरफ जो फ्यूचर डिस्पेंसेशन है उसकी तरफ जा नहीं रहे कि आइंदा हुकूमत कैसे होगी। अशरफ गनी साहब कहते हैं कि फौरन इलेक्शन करवा देते हैं, वो तालिबान के फेवर में नहीं है। तालिबान कहते हैं हम तो अभी तक हालत जंग में है, हम इलेक्शन को बाद में जाएंगे, फिलहाल तो हम एक रास्ता ढूंढ ले कि आइंदा हुकूमत कैसी होगी, उसमें हमारी क्या पोजीशन होगी, तुम्हारी क्या पोजीशन होगी, आइन की क्या पोजीशन होगी। उस तरफ अशरफ गनी साहब नहीं आ रहे, तो अब जंग तेज हो रही है। आपने खुद भी कहा, उनके तर्जमान से भी पूछा कि हेलमंद और ये इस इलाके कंदहार वगैरह में जंग तेज हो रही है। अब मुझे ये खदशा है, अल्लाह न करे कि अगर बड़े शहरों में ये मसला आ गया, अभी तो शहरों के करीब है, अगर शहरों के अंदर आ गया तो फिर तो खाना जंगी हो गई, फिर तो सिविल वार है, अल्लाह बचाए, फिर बहुत ही बड़ा नुकसान अफगानिस्तान का भी होगा और उससे हमें भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मुझे यकीन है कि उस तक नौबत नहीं आएगी, बिकॉज अफगान आर क्वाइट कैपेबल कि वो बहुत मुश्किल हालात में भी कोई रास्ता निकाल लेते हैं। तो अब अफगानिस्तान के फैसले के बारे में सिर्फ अशरफ गनी नहीं है, अशरफ गनी के साथ जो दूसरे लोग हैं, सियासी लीडरान जो काबुल में रहते हैं लेकिन से बाहर है, या पुराने वारलाट, उनकी भी बहुत बड़ी है। अगर वो देख ले कि अशरफ गनी रास्ते में एक हर्डल है, वो कोई रास्ता नहीं दे रहे आइंदा हुकूमत के लिए, तो मैं समझता हूँ कि वो फिर तालिबान डायरेक्ट खुद कोई रास्ता निकालेंगे और तालिबान भी के साथ डील करके एक हुकूमत का ऐलान कर लेंगे। फिर वो यही खदशा है ना यार साहब, क्योंकि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर गनी गवर्नमेंट इस सारे मामलात को मिस हैंडल कर जाती है डॉक्टर हुमा, और अगर जो मिस हैंडलिंग का इशारा है आज वजीर साहब कह रहे हैं कि अगर ये मामला मेन काबुल या शहरों तक आना शुरू हो गया तो फिर खाना जंगी तो फिर होगी। इस सारे तनाजुर में जो सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं दोहा डायलॉग के अंदर, वो क्या गनी गवर्नमेंट को कन्विंस नहीं कर सकते क्या इन मामलात पर डॉक्टर हुमा? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इशू गनी गवर्नमेंट को कन्विंस करने का है। अगर किसी का भी ख्याल था कि ये जो पीस प्रोसेस है या ये जो डायलॉग प्रोसेस है ये बगैर हिकअप के चलेगी या इसमें इस किस्म के मसाइल नहीं आएंगे, तो ये खाम ख्याली थी। ये जो है कि रुके चलेंगे, यही तरीका का है। तालिबान बाय स्ट्रैटेजी मेन एरिया से कब्जा नहीं कर रहे हैं, ये उनकी स्ट्रैटेजी है। वो पेरिफेरल एरियाज पे कब्जा कर रहे हैं। आज ये खबर आई है कि वो जो अफगान तो अफवाज हैं उनके पायलट्स को आउटसाइड कॉम्बैट एरिया टारगेट कर कि उनकी एयर सपोर्ट को कमजोर कर दें। तो मेरा ख्याल है कि तालिबान इस वक्त बहुत स्ट्रैटेजिक खेल रहे हैं। वो वायलेंस के एलिमेंट को जमीन पर कायम रखते हैं, वो उनका ट्रम्प का पत्ता है कि वो वायलेंस को बढ़ा के रखते हैं ग्राउंड पे। और देखिए, अभी अफवाज में कंपैरिजन हुआ कि 2 लाख हैं और 1 लाख हैं। इसी तालिबान को 2002 में बुश ने रैग टैग मिलिशिया कहा था कि रैग टैग मिलिशिया हरा सकती, और न सिर्फ ये कि उसने हराया बल्कि उसने उसको अमेरिका से को वहां से निकलने पर भी मजबूर किया। मेरे ख्याल इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं वो हैं जो मुलाकात चाइना में हुई, जहां तालिबान को बहुत कैटेगोरिकली ये कहा गया कि आप TTP को और ELP को सपोर्ट नहीं करेंगे और ना अफगानिस्तान की जमीन को उनके लिए इस्तेमाल होने देंगे। ये इम्पोर्टेंट मैसेज है। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज है
कि तालिबान के लिए भी लेजिटिमेसी इम्पोर्टेंट है। बाय फोर्स तो वो 90-80 की दहाई में भी कैप्चर कर चुके हैं ना, उनको पूरी दुनिया ने रिकग्नाइज नहीं किया था 3 मुल्कों के अलावा। आज जब वो हसूले इख्तिदार चाहते हैं तो उसके साथ वो लेजिटिमेसी और रिकग्निशन भी चाहते हैं। एग्जैक्टली डॉक्टर उमा, आई एम रियली सॉरी, आई एम कटिंग यू, लेकिन मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं वापस आके बात को यहीं से जोड़ूंगी कि एक जाने तो ज़ाहिर अफगानिस्तान के मामलात हैं, फिर हम देख रहे हैं कि इंडियन वजीर खारजा और फिर अमरीकी वजीर खारजा की अभी थोड़े दिनों पहले जो मुलाकात है इसमें भी अफगानिस्तान ऑब्वियसली डिस्कस हुआ है, लेकिन खित्ते में जिस तरह इंडिया की इंटरवेंशन अमरीका चाहता है वो भी बड़े खदशात शायद पैदा कर रहा है। इस पर बात करते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे कहा कि जाहिर है एक जानिब तो अफगानिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है बदलती हुई उस पर हम बात कर रहे हैं। खदशात हैं कि डायलॉग शायद अगर डिले होगा तो उसके रिपरकशंस का शायद अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा। मैं ज़रा अयाज वज़ीर अली साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। ज़रा मुझे ये बताइएगा कि एक जानिब तो हम अफगानिस्तान की सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन आपका तबसरा इस बात पर क्या होगा कि हमने देखा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दलाई लामा के एक नुमाइंदे से भी मुलाकात की और इस मुलाकात के अगर मैं कहूं कि इससे क्या तासुर देने की कोशिश की गई, क्या डराने की या चीन को किसी किस्म का मैसेज देने की कोशिश की गई, और इस मुलाकात में इंडिया को इस बात पर आमादा करने की जो एक कोशिश हुई कि वो चाहते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान के मामलात पर भी नजर रखे और अगर कहीं ना कहीं फैसिलिटेशन हो तो अमेरिका उसके लिए उसके लिए तैयार रहे। इस मुलाकात को किस तनाजुर में देखते हैं आप ऐसा? ओके डॉक्टर हुमा आपकी तरफ आती हूँ, फिर मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाऊंगी। डॉक्टर हुमा सेम क्वेश्चन आपसे भी है, या इस मुलाकात में कुछ खास मैसेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं या ये रूटीन की एक मीटिंग थी? डॉक्टर हुमा बकाई से भी राब्ता मुनक़ता हुआ है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब, एक तो इस सवाल का जवाब और फिर इसी के साथ ज़िमनी सवाल भी होगा, क्या हमें ऐसी मुलाकातों पर बहैसियत ज़ाहिर रियासत इनको नज़र में रखना चाहिए, और फिर ज़ाहिर चीन जैसे दोस्त के साथ हम मौजूद हैं और फिर CPEC भी यहाँ चल रहा है, इस तनाजुर में कैसे देखते हैं इन मीटिंग्स को? शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे ख्याल में बिल्कुल सही है। जो अमेरिका का फोकस है वो हमेशा चाइना पे रहेगा। अफगानिस्तान को में जब वो थे तो वो इस्तेमाल कर रहे थे इसको रूस के ऊपर दबाव लाने के लिए और चीन के ऊपर दबाव लाने के लिए, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर नज़र रखने के लिए। तो उनके अपने अहदाफ थे जब वो अफगानिस्तान में वो अमन में दिलचस्पी नहीं रखते थे। जो अभी बात की है 3 वो इश्यूज चाइना के खिलाफ वो लाता रहता है, वो एक तो ताइवान का, एक जो है ये दलाई लामा वाला क्योंकि वहाँ पर, और एक न्यूयॉर्कर जो मुसलमान है उसके मुतालिक। तो ये चाइना अमेरिका की अपनी सोच है, वो समझते हैं कि वो इतनी बड़ी ताकत जैसे चाइना है वो उसको इन चीज़ों से वो रोक सकेगा। हम उसके ऊपर जरूरी नज़र रख सकते हैं, लेकिन इससे हमारा ताल्लुक मतलब है पाकिस्तान तो एक छोटा सा मुल्क है। पाकिस्तान जो है फिलहाल देख रहा है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो जो वहाँ से जो फॉल आउट होगा वो पाकिस्तान को इफेक्ट करेगा, पाकिस्तान के ऊपर असर डालेगा। तो उसको रोकने के लिए हम अफगानिस्तान की सिचुएशन के ऊपर हमने फोकस किया होता है। और दूसरा हम समझते हैं कि अफगानिस्तान में अमन होगा तो हमारे जो इकोनॉमिक तरक्की है उससे इसका कनेक्शन होगा कि हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ अफगानिस्तान के थ्रू तिजारत कर सकेंगे। और मेरे ख्याल में ओवरऑल जो CPEC है, जो चाइना भी उसके बारे में इंटरेस्टेड है और हम भी उसमें इंटरेस्टेड है इस हद तक कि ये जो अफगानिस्तान का इलाका है ये CPEC के सपोर्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर अफगानिस्तान में अमन नहीं होता तो कम से कम ये हिस्सा डेड रहेगा, लेकिन फिर भी CPEC को दिफा प्रोवाइड करना हमारा काम है। और हम समझते हैं कि अफगानिस्तान के थ्रू अमेरिका या उसका जो साथी है इंडिया
वो पाकिस्तान को इफेक्ट न कर सके, CPEC को इफेक्ट न कर सके, और मेरे ख्याल में हम कंफर्टेबल पोजीशन में है। एक पॉजिटिव चीजें है कि अगर वो हो तो उससे ज्यादा फायदा हो सकता है, और अगर वो ना हो तो हम फुली कैपेबल है कि अफगानिस्तान से जो फॉल आउट है वो अपने बॉर्डर के ऊपर हम रोक सके। और मेरे ख्याल में इंडिया भी कामयाब नहीं होगा और अमेरिका भी कामयाब नहीं होगा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में, या चीन के ये जो उनका इनिशिएटिव है जो पाकिस्तान के फायदे में है, मेरे ख्याल में ये इसको हम रोक सकते हैं, हम पूरी कैपेबल है। और मेरे ख्याल में अभी जो हालात है वो इस तरफ जा रहे हैं कि हमारे मफाद की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका क्यों मजबूर हुआ कि वो अफगानिस्तान से चला जाए, बैठा रहता अगर उनको, तो मेरे ख्याल में जब वो गया तो उनके जो जिनको सपोर्ट कर रहे थे, आप देखिए अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का इत्तेहादी है, लेकिन और चार्ज अफगानिस्तान में अमेरिका का ही था, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान चसाइल जो है वो इस्तेमाल हो रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, और कौन कर रहा था? इंडिया कर रहा था, और राइट अंडर देयर नोज। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी चीजें होती हैं। आदमी कहता है कि बड़ी कुव्वतों को थोड़ी सी शर्म और हया भी नहीं आती कि ये देखो ये क्या कर रहे हो। ठीक है, लेकिन शाह साहब, ब्रिगेडियर साहब, मैं इसी सवाल की कंटिन्यूएशन में एक सवाल करना चाहती हूँ। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आकर के हमने देखा अभी 2 रोज पहले का बयान है अमरीकी फौज के सरबराह का, और उन्होंने कहा कि हम अमरीका यानी बहैसियत अमरीका उन्होंने कहा कि हम तालिबान के खिलाफ जंग में फिजाई हमलों की सूरत में अफगान हुकूमत या जो इस वक्त मौजूदा सिचुएशन है, जो सेटअप है, उसकी मदद जारी रखेंगे। अभी अगर स्ट्राइक्स होती हैं, विच इज ऑब्वियसली हम सबको पता है कि ड्रोन स्ट्राइक्स रही हैं और माजी में भी रही हैं, और अगर ये शुरू होता है सिलसिला, तो फिर क्या खदशात पैदा होंगे? इसका जवाब लेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे कहा कि एक जानिब हमारे पास ये इत्तलात भी ज़ाहिर 2 रोज़ पहले की खबर है कि अमरीकी अफवाज के सरबराह जो हैं उन्होंने ये कहा कि अमरीका जो है वो तालिबान के खिलाफ एयर स्ट्राइक के लिए भी अब जो अफगानिस्तान में मौजूद गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करता रहेगा। इसी तनाजुर में कहा जा रहा है कि शायद एक टाइमलाइन भी है जिसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर उमा, कैसे देखते हैं, कैसे फैसिलिटेशन अमरीका जारी रखेगा जो भी सेटअप इस वक्त तक मौजूद है, ज़ाहिर गनी गवर्नमेंट का मौजूद है, और उसी के तनाजुर में फिर आप इस टाइमलाइन को कैसे देखते हैं? कितने अरसे में आपको लगता है कि सिचुएशन क्लियर हो सकती है अफगानिस्तान की? देखिए, मैं आई डोंट बिलीव इन दीज टाइमलाइन। जब बूट्स ऑन ग्राउंड थे और आपने लार्जेस्ट बॉम्ब उस टेरिटरी पे गिराया था, उस जमीन पे गिराया था, फिर भी आप ताकत के जोर पे सिचुएशन को काबू नहीं कर सके थे। तो ये तो बिल्कुल खिफत मिटाने वाली बात है, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त अमेरिका को क्रिटिसाइज कर रही है कि उन्होंने लिटरली कट एंड रन किया है, कैलेंडर बेस्ड विड्रॉल है, कंडीशन बेस्ड विड्रॉल नहीं है, और जो डिटोरेटिंग सिचुएशन है अफगानिस्तान में उसके लिए बाइडेन जो है उनको बहुत ज्यादा इंटरनली भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। ये डैमेज कंट्रोल है, स्पेस सेविंग है, इसको ये ग्राउंड पे ट्रांसलेट नहीं होगा। इसीलिए पाकिस्तान चाहे पहले चाहे बाद में, चाहे मोहित यूसुफ अभी जब तशरीफ ले गए, वो तवातुर के साथ ये कह रहे हैं कि जी सियासी हल निकालें, सियासी तस्किया करें। और अच्छी बात इस वक्त ये है कि तालिबान उस सियासी तस्किये के लिए तैयार हैं। कुछ फैक्शंस ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी ये रोमांस है तालिबानाइजेशन से, और वो जो है वो फिर एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाएंगे। आपको ये रिस्क और गैम्बल खेलना पड़ेगा, क्योंकि आप उन्हें ग्राउंड पे डिफीट नहीं कर सकें। और मेरा ख्याल है कि वो उस राह पर चल रहा है मॉस्को भी और बीजिंग भी, जो तालिबान को कल्टिवेट भी कर रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। जब हम स्पॉयलर्स का नाम लेते हैं तो शायद हमें बहुत तवक्कुफ के बाद ये भी सोचना चाहिए कि क्या स्पॉयलर्स एग्जिस्टिंग अफगान गवर्नमेंट भी हो सकती है जो कम्प्लीटली लूज आउट करती है अगर एक पावर शेयरिंग फॉर्मूला ऐसा आता है जिसमें तालिबान पोजीशन ऑफ पावर में हो, जो हर एक को नजर आ रहा है।
میرے خیال ہے یہاں پر جو ہے وہ بہت ایکٹیو ڈپلومیٹک فٹ ورک ہونا ہے کہ جو پاور شیئرنگ فارمولا ہے اس میں ایگزسٹنگ گورنمنٹ طالبان کو ایک بڑا حصہ دینے کو تیار ہے یا نہیں. طالبان وہ بڑا حصہ ظاہر ہے اپنی پوزیشن آف پاور آن دا گراؤنڈ کے تحت چاہیں گے. میرے خیال ہے یہ وہ فٹ ورک ہے جو ہونا ہے. طالبان بالکل صحیح سگنل بھیج رہے ہیں ان تمام لوگوں کو جو ان کے ساتھ کام کرنے چاہ رہے ہیں. آپ کے ساتھ جو گفتگو ہوئی سنا اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو بیگیج اور ڈسٹرسٹ کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں اور ہم یہ آپ کو چیزیں دے رہے ہیں جس میں ویمن رائٹس کی بھی بات ہے, پاور شیئرنگ کی بھی بات ہے, لیجیٹمیسی اور کانسٹیٹیوشنلزم کی بھی بات ہے. کیا جو جن کو بات کرنی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بات کریں گے تو وہ کمپلیٹلی لوز آؤٹ کریں گے. کیا طالبان گراؤنڈ پہ وائلنس کم کریں گے؟ وہ گراؤنڈ پہ وائلنس نہیں کم کریں گے. وہی ان کا ٹرمپ کارڈ ہے, وہی انہیں پوزیشن آف پاور میں رکھتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر ہما, آپ کا اوپینین آیا. میں شاہ صاحب لاسٹلی کامنٹ کیجیے گا اس معاملے پر کہ جو ایئر اسٹرائک کا میں نے سوال کیا, کیا اگر یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے امریکہ جو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کریں گے, تو کیا اس کے ریپرکشنز ہو سکتے ہیں پھر مستقبل میں؟ شاہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں سپٹمبر تک وہ فلی وڈرا انہوں نے نہیں کیا, تو میرے خیال میں اس وقت تک اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو میرے خیال میں کچھ اس کی لیجٹمیسی ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے جب وہ ان کی تاریخ گزر جاتی ہے, افغانستان سے ان کا وڈرال کمپلیٹ ہو جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی لیجٹمیسی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ افغانستان کے اندر خود موجود تھے تو انہوں نے کتنا اپنے ایئر پار کے ذریعے طالبان کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے, اور ابھی باہر سے بیٹھ کے وہ کیا کریں گے. میرے خیال میں انٹرنیشنل آرڈر کو وہ ڈسٹرائے کریں گے اگر ایسا امریکہ کرتا ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آج وزیر آپ کا بھی بے حد شکریہ. ڈاکٹر ہمائی نے بھی ہمیں جوائن کیا, تھینک یو ویری مچ. اور آج ہم نے پھر ایک مرتبہ ذرا گفتگو کی افغان طالبان ترجمان سہیل شاہین صاحب سے. پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خطے کی صورتحال پر تو نظر رکھے ہوئے ہیں, لیکن کیا اثرات مرتب کرے گا یہ پاکستان پر, شاید اس کو دیکھنا بھی اہم ہے. آج کے پروگرام سے ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.